नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। इस पाठशाला में हम समझ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि स्तनपान के अलावा जो शिशुओं के लिए आवश्यक आहार होता है, जो हमें 6 महीने के बाद से प्रारंभ करना होता है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, यानी कि पूरक आहार। और हमने समझा था कि स्तनपान तो बहुत आवश्यक है ही सही, साथ ही साथ ये जो पूरक आहार है ये भी बहुत आवश्यक है। तो साथियों, आज के इस सेशन में ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का निर्माण कर रहे होते हैं, जैसे कि शिशु है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरक आहार जो है उसका चुनाव कर रहे हैं, पूरक आहार को बना रहे हैं, तो किस तरीके से उसके जो पौष्टिक तत्व है ना वो उसमें विद्यमान रहे, उन्हें नष्ट होने से कैसे बचाया जाए। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बढ़िया सी बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को। तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की जब हम बात करें तो देखिएगा, बच्चों के आहार में क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। तो हमने जब हम पढ़ रहे थे कि आपकी थाली में बहुत सारे रंग होने चाहिए, तो हमने उसमें बात समझी थी, जब आप गर्भवती थे तब हमने ये बात के बारे में चर्चा करी थी कि ये जो आपकी थाली होती है ना, इस थाली के अंदर बहुत सारे रंग होने चाहिए, विविधता होनी चाहिए। उसी तरीके से अब जब हम शिशु की थाली की बात कर रहे हैं, शिशु के आहार की बात कर रहे हैं, तो उसके आहार में भी क्या होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। उससे क्या होता है, पहली चीज, जो शिशु है ना वो विभिन्न प्रकार का जायका यानी टेस्ट जो है वो महसूस कर पाते हैं, यानी उसका अनुभव कर पाते हैं। अपने हिसाब से वो खाने की प्रेफरेंसेस जो है उसे डिसाइड कर पाते हैं, यानी वो अपनी पसंद का खाना जो है उसे चुनना सीख जाते हैं कि ये इसका स्वाद उन्हें अच्छा लगा है या इसका स्वाद जो है उन्हें वो कम अच्छा लगा है, कम उन्हें वो चीज पसंद आई है। साथ ही साथ जब आप क्या करेंगे, शिशु की थाली में विभिन्न प्रकार की चीजें रखेंगे, उनकी थाली में, उनके भोजन में विविधता होगी, तो क्या होगा, उनका जो इंटरेस्ट, उनकी जो रुचि है वो भी क्या होगी, उसका निर्माण यहाँ हो जाएगा। वो भोजन करने के लिए उत्सुक हमेशा दिखाई देंगे कि आज क्या मिलेगा थाली के अंदर, आज कुछ इंटरेस्टिंग बनने वाला है ना। तो ये बहुत आवश्यक होता है कि जो बच्चे हैं उनके आहार के अंदर हमें क्या रखनी चाहिए, विविधता रखनी चाहिए। फलों का एक ग्रुप है, तो फलों में से हम कोई भी एक फल जो है, सीजनल फल, हम उन्हें रख सकते हैं। मान लीजिए कि गर्मी का समय, तो आम जो है गर्मी में सबसे बढ़िया आते हैं, तो आम की बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी किस्म होती है। तो कभी हमने क्या करा, उनको आम की कोई एक किस्म का सेवन करा दिया, कभी हमने आम की दूसरी किस्म का सेवन करा दिया, तरबूज उन्हें खिला दिया हमने। तो सीजन के हिसाब से जो भी उचित लगता है, हमें फलों के समूह में से उस फल का चुनाव कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा, सीजन के हिसाब से फल भी उन्हें मिल जाएगा और फलों के बारे में वो अपना स्वाद जो है, उसका जो अनुभव है वो भी वो करना सीख जाएंगे। साथ ही साथ वो अपने मनपसंद का फल जो है वो भी जो उसका चुनाव करना, या अपने फेवरेट जो फल है कि मेरा फेवरेट फ्रूट अब से ये हो गया है, ये निर्धारित करना भी वो सीख जाएंगे। उसी तरीके से दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन उन्हें कराना चाहिए। साथ ही साथ हरी पत्तेदार सब्जियां और दालें, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये उनके थाली में जरूर शामिल होनी चाहिए। आगे चर्चा करते हैं इसी संबंध में कि बच्चों के आहार में और क्या क्या होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए। अब ये जो आहार है इसे किस तरीके से निर्मित किया जाए कि जो पौष्टिक तत्व है ना ये उसमें बने रहे, ये खत्म नहीं हो। तो देखिएगा, भोजन बनाते समय पोषक तत्वों को नष्ट होने से कैसे रोक सकते हैं। तो सब्जियों को काटने से पहले आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से इन्हें धोना है। क्या करना है आपको, अच्छे तरीके से इन्हें धोना है। सब्जियों को मोटा मोटा काटकर कम आंच पर पकाना है। बहुत जल्दी आपको खाना नहीं बनाना है ना, बहुत तेज आंच पर खाना नहीं बनाना है, उससे बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्या करें, उन्हें धीमी आंच पर खाना पकाएं। चावल आवश्यक अनुसार पानी में पकाएं। आपको लगता है कि कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से चावल जो है आप आवश्यकता अनुसार पानी में पकाने चाहिए। आगे बात करते हैं, दूध से पनीर बनाने में जो पानी बच जाता है, अब जो आपने जो दूध से पनीर बनाया, अब पनीर बनाते समय पानी बचा है, उस पानी को आपको क्या है, फेंकना नहीं है। उस पानी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किन चीजों में, आटा गूंथने में आप इस्तेमाल कर सकते हो, सब्जी बनाने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नींबू, टमाटर, दही का ज्यादा उपयोग करें। किसका उपयोग करना है, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, दही हो गया, इनका आपको ज्यादा उपयोग
करना है। आगे बात करते हैं बच्चों को अलग अलग प्रकार का खाना खिलाने के क्या फायदे होते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि बच्चों की थाली में बहुत सारे रंग होने चाहिए, अलग अलग तरीके का खाना होना चाहिए, खाने में विविधता होनी चाहिए, पर इस चीज का क्या फायदा है? रोज अगर हम एक ही खाना दे, एक ही तरीके से दे तो क्या नुकसान है, और अगर हम अलग अलग देंगे तो क्या फायदा है? तो देखिएगा, अलग अलग रंगों के खाना देखकर बच्चे खाने में क्या दिखाते हैं? रुचि दिखाते हैं, यानी वो अपना इंटरेस्ट जो है वो खाना खाने में डेवलप करते हैं, जिससे क्या होता है, बच्चे जो है वो खाना खाना सीख जाते हैं, यानी भोजन करना सीख जाते हैं। और जब बच्चे खुद से भोजन करने लगते हैं तो पोषक पदार्थ जो है वो उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। मान लीजिए कि बच्चा जो है उसको आप पता ही नहीं है कि ये भी भोजन होता है, या ये भी खाद्य पदार्थ है, या ये भी खा सकते हैं, तो क्या होगा, उनकी रुचि उस तरीके से निर्धारित हो जाएगी। लेकिन जब आप क्या कर रही हैं, प्रारंभ से ही उन्हें समझाने का प्रयास कर रही हैं, दिखा रही हैं कि ये भी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, ये भी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, तो वो अपनी रुचि स्वयं डेवलप कर लेंगे, और फिर वो क्या करेंगे, वो अपना जो है रुचि के हिसाब से खाना खाएंगे और पोषक तत्व वो ग्रहण कर लेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि पोषक तत्व जो है वो स्वयं बच्चा किस तरीके से ग्रहण कर पाता है। जब क्या होगा कि उनकी थाली में विविधता होगी, उनके भोजन में विविधता होगी, आहार में विविधता होगी, तब वो क्या करेंगे, अपनी रुचि भोजन में क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, उसका निर्धारण कर सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, जब भोजन का निर्धारण हो जाएगा, फेवरेट फूड का निर्धारण हो जाएगा, तब क्या किया जाएगा, तब आपसे वो खुद से भोजन मांगेंगे। और जब बच्चा आपसे खुद से भोजन मांगेगा या वो खुद से भोजन ग्रहण करना सीख जाएंगे, तब क्या होगा कि आपको उनके पीछे जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। तो जबरदस्ती क्या होगा कि जब आप जबरदस्ती करते हैं ना तो बच्चे कम खाना खाते हैं, जब वो अपनी इच्छा से खाना खाते हैं तो वो अच्छे तरीके से खाना खा पाते हैं, जिससे सभी प्रकार के पोषक तत्व बच्चे के शरीर में क्या होंगे, प्रवेश कर जाएंगे। खाने के बनावट व आकार से बच्चे की स्वाद लेने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। तो देखिएगा, खाने का जो बनावट है, जो आकार है, उससे एक बहुत बेहतरीन चीज होती है, यानी आपका जो बच्चा है उसके स्वाद लेने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर विकसित हो जाएगी। और स्वाद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वाद के आधार पर ही तो चयन किया जाएगा कि इसका स्वाद मुझे पसंद है, अब से ये मेरा फेवरेट फूड हो गया है ना, और वही बच्चा आपसे बार बार मांगेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके का भोजन जो है वो बच्चों को कराना चाहिए, शिशुओं को कराना चाहिए। तो देखिएगा, फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का हमें क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये कैसे होते हैं, सेहत के लिए हितकारी होते हैं। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं सही गाढ़ापन के बारे में। तो सही गाढ़ापन से क्या तात्पर्य, देखिए, जब आप बच्चे का भोजन निर्मित कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि भोजन जो है वो बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ भोजन जो है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। उसमें गाढ़ापन जो है वो एक सीमित मात्रा तक होना चाहिए, जिससे भोजन जो है वो स्वाद युक्त बनेगा। तो देखिएगा, अच्छे पोषण को सुनिश्चित करने के लिए शिशु के पूरक आहार का सही गाढ़ापन, कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत आवश्यक है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। भोजन ना तो बहुत पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए। देखो, अगर बहुत पतला होगा और अगर आप चम्मच से खिला रहे हो तो सारा जो खाद्य पदार्थ है वो कटोरी में वापस चला जाएगा और चम्मच पर बहुत पतली सी एक लेयर रहेगी, जिससे क्या होगा कि शिशु तक पोषक तत्व जो है वो पूरी तरीके से यानी पूर्ण मात्रा में नहीं पहुंच पाएंगे। अब ऐसा पदार्थ है या इतना गाढ़ा है कि क्या होगा कि बूंद बूंद करके टपक रहा है, तो भी वो आपके शिशु के लिए उचित नहीं है। इसलिए गाढ़ेपन का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिएगा, बहुत पतला है तो खाना चम्मच से क्या होगा कि बह जाएगा और केवल हल्की परत ही रह जाएगी, जिससे शिशु जो है वो पर्याप्त पोषण ग्रहण नहीं कर पाएंगे। अगर पतला है, खाना चम्मच से धीरे धीरे टपकता है, तो शिशु की बढ़ते उम्र के लिए भी ये कैसा है, कम प्रभावी है। बिल्कुल सही, खाना चम्मच पर टिकता है, शिशु आसानी से निगल सकता है, पोषण और पाचन दोनों के लिए कैसा है, ये उपयुक्त है। अगर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो देखिएगा, बहुत ज्यादा पतला चम्मच से आसानी से गिरता हुआ आपको समझ आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि चम्मच पर कैसी लेयर रह जाएगी, बिल्कुल पतली सी हल्की सी लेयर यहाँ पर रह जाएगी। अगर हम इसकी बात करें कि ऐसा पतला भी चम्मच से क्या होगा, टपक जाएगा और शिशु की बढ़ती उम्र के लिए ये हितकारी नहीं है। लेकिन
अगर वो भोजन जो खाद्य पदार्थ आपने निर्मित किया है वो चम्मच पर टिकता है तो वो कैसा है, उचित है शिशु के लिए, शिशु के विकास के लिए, यानी कि जो बच्चा है उसके विकास के लिए ये कैसा है, उचित प्रकार का भोजन निर्मित हुआ है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में, भोजन का जो गाढ़ापन है वो शिशु की उम्र के अनुसार होना चाहिए। अब ये कैसे होगा समझते हैं। 6 महीने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, 6 माह की। भोजन की स्थिरता प्यूरी या मैश जैसी पकी हुई सब्जियां या फल जिन्हें चम्मच से कटोरी में पीस कर, मिक्स करके या छान कर एक पतली प्यूरी के रूप में दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। क्यों देना है? क्योंकि हमने कहा कि 6 महीने से पहले की हम बात करें कि जन्म से लेकर के 6 महीने तक तो केवल माँ का दूध पर्याप्त है, उसमें सारी चीजें। अब हम बात करें 6 महीने बाद की। 6 महीने बाद क्या करना है, आपके पास जो भी खाद्य पदार्थ है, मान लीजिए सब्जियां आपको देनी है, फल आपको देना है, तो उसे अच्छी तरीके से मैश करके, उसका अच्छी तरीके से छान करके फिर क्या करना चाहिए, बच्चे को देना चाहिए। आगे समझते हैं। 7 से 9 महीने में भोजन थोड़ा मोटा दानेदार आप उनको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, कुछ इस तरीके का। आगे बात करते हैं 9 महीने के बाद फिंगर फूड खाद्य पदार्थ जिन्हें शिशु अपनी उंगलियों और अंगूठों से पकड़कर खुद से खा सके, ऐसा खाद्य पदार्थ क्या है आपको देना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के खाद्य पदार्थों का सेवन जो है हमें करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने समझा कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फीड होता है इसे किस तरीके से निर्मित किया जाना चाहिए ताकि इसमें पोषक तत्व पूरी तरीके से विद्यमान रहे, वो नष्ट नहीं हो। साथियों, मेरे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं इसके अगले सेशन में, जहां हम और बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे और समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।